जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सर, आप सबका अल्टीमेट आईएएस पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो देश में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर देश अपनी राय दे रहा है, देश दूसरों की राय सुन रहा है और देश उस निष्कर्ष पर पहुँच रहा है कि देश के लिए क्या अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, वो चर्चा का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसी विषय है देश में जिस पर खूब बहस चल रही है। संसद से लेकर सड़क तक इसी विषय पर लोग अपनी राय दे रहे हैं, चर्चा को सुन रहे हैं या चर्चा के हिस्से बन रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक बहुत बड़ा त्यौहार है, माहौल है, संगम है। मैं बता दूं दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ भारत 80 करोड़ से ऊपर मतदाताओं वाला एक ऐसा देश है जिसमें हर साल चुनाव, साल दर साल चुनाव होते ही रहते हैं। सरकार का अपना एक मानना है और आम जनता का भी अपना एक मत है, लेकिन मैं बता दूं कि यह सरकार की तरफ से लाया गया एक ऐसा प्रस्ताव है जिसकी सुगबुगाहट भारत की सरकार 2014 से पूर्व शुरू कर दी थी। जब 2014 का चुनाव होने वाला था तो उस समय एनडीए की तरफ से जो चुनावी घोषणा आई थी उसमें इस विषय को रखा गया था कि सरकार बनने के बाद हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लेकर आएंगे, विधेयक लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव जीत लिया गया। 2019 तक यह प्रस्ताव नहीं आया। फिर 2019 के भी चुनावी घोषणा पत्र में इस विषय को रखा गया। 2019 का भी चुनाव जीत लिया गया, पूरा 5 साल का टेन्योर समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों, इस पर पुनः कोई चर्चा नहीं हो सकी, न कोई प्रस्ताव लाया गया। 2024 में चुनाव हुआ, किसी तरह से एनडीए की सरकार बन गई, पुनः सरकार बनी, तीसरी टर्नओवर की सरकार बनी। लेकिन दोस्तों, सरकार के 100 दिन पूरा होते ही एक प्रस्ताव लाया गया। दोस्तों, वो प्रस्ताव था देश भर के लिए एक ही चुनाव, एक साथ चुनाव और सभी प्रकार के चुनाव एक डेट पर कराया जाए। इस विषय को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रस्ताव बनाने की सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। दोस्तों, यह विषय तभी से देश के गलियारे में खूब चर्चा बना हुआ है कि क्या अब भारत में 5 साल में एक ही बार चुनाव होंगे या देश में चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा विधानसभा की अलग और पंचायत तथा नगर निकाय की अलग होगी। तो फिर क्या दोनों एक ही साथ होंगे या फिर अलग अलग होंगे, इस विषय पर भी खूब चर्चा चल रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देश की चुनावी प्रक्रिया इतना क्लिष्ट और इतना विशालतम है कि इस चुनावी प्रक्रिया को एक साथ कराना किसी तरह से आसान कोशिश नहीं है। जिस चुनौती को स्वीकार किया गया है वह चुनौती को पार पाना बड़े मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। पहले इस देश के चुनावी समस्याओं और चुनौतियों पर मैं आपकी नज़र बनाऊं तो आप जान लीजिए कि देश एक तो फेडरल कंट्री है जिसमें संघीय ढांचा है, केंद्रीय ढांचा अलग और राज्य की ढांचा अलग है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर काम करना एक चुनौती है। दूसरा चुनौती है कि देश की 80 करोड़ से अधिक जो आबादी है जो चुनाव में हिस्सा लेती है उसको एक साथ डिलीवर करना चुनाव करने के लिए, यह दूसरी चुनौती है। फिर देश की विशालता, कहीं पहाड़ी क्षेत्र, कहीं मैदानी क्षेत्र, कहीं सड़कों का अभाव, तो कहीं शहरी क्षेत्र तो कहीं ग्रामीण क्षेत्र, कहीं अमीरी तो कहीं गरीबी, कहीं कृषि का सीजन समस्या बनता है तो कभी देश में त्योहारों का सीजन एक समस्या
बनकर सामने रहता है, जो चुनाव में समय समय पर देखे भी जाते हैं। दोस्तों, इसी बीच सरकार की अपनी एक कोशिश है कि नहीं, मैं इस काम को करूंगा। इसके लिए सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई है, हालांकि उसके पहले सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। दोस्तों, मैं बता दूं कि यहां वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी को आप अपना रिपोर्ट सौंपते हुए देख पा रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये कमेटी स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों में से एक है। दोस्तों, इस कमेटी का गठन पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में हुआ था। इस कमेटी में देश के बड़े बड़े विद्वान जन, बड़े राजनयिक गलियारों के नेता गण, भारत के विधि क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वान गण और बड़े विशेषज्ञ, जो चुनावी विशेषज्ञ हैं, टेक्निकल के विशेषज्ञ हैं, या अन्य प्रकार से और जो लोग देश के चुनावी समझ को समझते हुए अपनी राय दे सकते हैं, या तो उनको शामिल किया गया था इस कमेटी में या उनसे राय ली गई थी। दोस्तों, यहां देख सकते हैं कि प्रस्ताव देते समय हमारी राष्ट्रपति जी यह रिपोर्ट को स्वीकार कर रही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और इस कमेटी के अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद जी, जो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, वह रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बीच उसके बगल में एक अमित शाह जी का फोटो है, इधर गुलाम नबी आज़ाद जी का फोटो है। मैं बता दूं, ये दोनों लोग भी इस कमेटी के सदस्य थे। अन्य लोग में हरीश साल्वे थे, जो बड़े वकील हैं देश के। इसी कमेटी में विपक्ष के नेता थे। इसी कमेटी में पूर्व न्यायाधीश लोग रहे हैं। बड़े बड़े लोग इस कमेटी के सदस्य रहे हैं दोस्तों। और यह कमेटी जब गठित की गई थी, पहले वो डेट देख लीजिए। इसका गठन डेट है 2 सितंबर 2023 और 190-91 दिन के कठिन मेहनत के बाद यह कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सफल हुई 14 मार्च 2024 को। दोस्तों, यह रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है, रिपोर्ट राष्ट्रपति जी की तरफ से स्वीकार कर ली गई है। और इसी रिपोर्ट को देखते हुए फिर सरकार अपने स्तर से इसको कानूनी अमली जमा पहनाने की तरफ कदम भी रख दिया है। दोस्तों, ये कदम रखा गया है सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाकर, एक संविधान संशोधन लाकर। पहले तो मैं यहां बता दूं कि इसको लागू करने के लिए बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता है। संविधान संशोधन की आवश्यकता है, अनुच्छेदों में बदलाव की आवश्यकता है, और इसके बीच सरकार जो कोशिश कर रही है कि संसद द्वारा इसे पारित करा दिया जाए, उसमें संसद के अंदर सरकार के लिए बहुमत इकट्ठा करना और इसको पारित करने के बाद केंद्र और राज्य के बीच जो सामंजस्य है उसको स्थापित करने जैसे बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के लिए। लेकिन इन चुनौतियों के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सरकार शीतकालीन सत्र में, इसी शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान संशोधन प्रस्तुत कर चुकी है संसद के भीतर। और दोस्तों, जैसे ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, इस प्रस्ताव के पक्ष में 269 लोगों ने समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले जो लोग थे वह 198 मेंबर्स थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। हालांकि हंगामे दर हंगामे के बीच इस प्रस्ताव को सरकार जेपीसी कमेटी के पास भेज दिया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। वह इस पर और सुझाव लेगी, लोगों से बात करेगी, जगह जगह इसके संदर्भ में जो संसाधन है उसका आकलन करेगी और अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। उसके बाद सरकार अगले सत्र में इसको बिल बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। दोस्तों, मैं यहां बता दूं कि सरकार चाह तो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू हो। आपको इसके संदर्भ में जो समझ है वह क्या कहती है, इस वीडियो के साथ अपने समझ को जोड़िएगा। और उम्मीद करता हूं कि जो प्रश्न आपके सामने होंगे या परीक्षा में आने वाले प्रश्न होंगे
वो जरूर से सट आउट होते हुए नजर आएंगे आपको। तो अगला हम स्लाइड देखते हैं दोस्तों। अगला ये कहता है कि जो चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, जो चुनाव होंगे वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में, पहले ये जान ले कि वह चुनाव क्या है और क्यों हंगामा मचा हुआ है। तो आप सबको पता होगा कि देश में जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वह पार्लियामेंट में लोकसभा का चुनाव होता है, विधान मंडलों में विधानसभा का चुनाव होता है, शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय का चुनाव होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। दोस्तों, सरकार चाह रही है कि इस चुनाव को एक साथ कराया जाए, लेकिन इस चुनाव के संदर्भ में जो रिपोर्ट आई है रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, दोस्तों ये रिपोर्ट क्या कहती है पहले मैं उस पर आपको नजर डाल दूं। दोस्तों, ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है उस रिपोर्ट में 18,000 पेज में लिखी हुई रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या क्या है मैं वो पहले आपको बता दूं। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि दोस्तों चुनाव एक साथ होंगे और 2 चरण में होंगे। चुनाव जो 2 चरण में होंगे उसमें से पहला जो चरण होगा वह लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव होगा, और जो दूसरा चरण होगा उसमें पंचायत तथा नगर निकायों का चुनाव एक साथ होगा। दोस्तों, इसी में बहुत सारे आर्टिकल्स को लाने की भी बात की गई है, नए आर्टिकल्स को आगे मैं बताऊंगा। लेकिन आप सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई है इसमें रामनाथ कोविंद साहब इस रिपोर्ट में कहे हैं कि यह चुनाव जब भी कराए जाएंगे उसके पहले सरकार चुनाव के संबंध में कुछ विषयों की जानकारी इकट्ठा कर ले, खासकर चुनाव आयोग इस विषय पर ध्यान देना शुरू कर दे। ध्यान ये देना है कि पहले चुनाव कराने के लिए एक साथ जिन चीज़ों की भारी जरूरत होगी उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है मैन पावर की। दोस्तों, इतने भारी विशाल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए हजारों लोग लगेंगे। यह लोग कहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे, किस विभाग से लिए जाएंगे, सरकार ये तय कर ले। दूसरा इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसके लिए भारी मात्रा में ईवीएम मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सरकार इसके लिए फंडिंग इकट्ठा कर ले और भारी मात्रा में समय से पूर्व ईवीएम मशीन की खरीदारी हो जाए, उसकी टेस्टिंग हो जाए, जो है डंप कर लिया जाए। इसके लिए भी सरकार को तैयार होना होगा। दूसरी जरूरत यह है कि लॉजिस्टिक के तौर पर जो सामान, जो चुनाव से संबंधित सामग्री होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने का जो काम होता है, ट्रक, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ इत्यादि चीज़ की, उसकी कहाँ से कमी दूर की जाएगी ये भी सरकार तय कर ले। दोस्तों, इसके साथ जो पैसे खर्च होते हैं कर्मचारी पर या लॉजिस्टिक पर या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि वेतन पर या अन्य प्रकार के मशीनरी डिजाइनिंग पर, इन सब के लिए जो फंड अतिरिक्त खर्च करना होगा वो सरकार इकट्ठा कर ले। इस प्रस्ताव में यह भी बात कहा गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह प्रस्ताव देश के इतिहास में बहुत बड़ा प्रस्ताव होगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि 18,000 पेज में यह प्रस्ताव उल्लेखित है। इस प्रस्ताव के लिए जो समर्थन मिले हैं उसमें लगभग बहुत सारे लोगों से राय ली गई है। उस राय में 80%, रिपोर्ट में कहा गया 80% राय एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में है और 20% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि एक साथ चुनाव न कराया जाए। इसी के साथ जो राजनीतिक दल हैं उनसे जब राय लिया गया तो देश के 47 राजनीतिक दलों से राय लिया गया है, जिसमें भाजपा सहित 32 राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि चुनाव एक साथ हो, जिसमें बीजेपी है, बीजद है, आपके नीतीश कुमार जी की पार्टी है, आपके बहुत सारे छोटे घटक हैं जो एनडीए के घटक हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी की पार्टी है। उसी तरह से कई ऐसे छोटे बड़े दल हैं जो चाह रहे हैं कि चुनाव एक साथ कराया जाए। जबकि दोस्तों कांग्रेस के नेतृत्व में 15 ऐसे दल हैं, यानी 32 ऐसे दल इसके समर्थन में हैं और 15 ऐसे दल हैं जो इसके विरोध में हैं। उसमें कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, उद्धव की नेतृत्व में जो शिवसेना है वो है। ऐसे छोटे बड़े दल हैं जो चाह रहे हैं कि एक साथ चुनाव न कराया जाए। दोस्तों आगे देखते हैं हम
कि जो चुनाव होंगे वह चुनाव 2 चरण में होंगे। तो ये चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं दोस्तों। जो प्रथम चरण है और जो द्वितीय चरण है उसको आप समझ लीजिए दोस्तों। प्रथम चरण में लोकसभा प्लस विधानसभा के चुनाव होंगे। भारत के सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कराए जाएं, ये प्रथम चरण होंगे। और 100 दिन के भीतर, यानी 100 दिन पूरा होते होते दोस्तों द्वितीय चरण का जो चुनाव होगा उसमें पंचायती राज का और नगर निगम का। दोस्तों यहां मैं लिख दूं कि पंचायती राज और नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव एक साथ करा लिया जाए। तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा जो चुनावी संगम है वो 100 दिन के भीतर समाप्त हो जाएगी। इसी को सरकार या इसी को रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन कह रही है। दोस्तों ये क्यों लाया गया है पहले उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों इसलिए लाया गया क्योंकि बार बार देश में चुनाव होते हैं, औसतन 4 से 6 महीने में एक बार चुनाव होते हैं। दोस्तों इससे भारत में भारी मात्रा में पैसों की बर्बादी होती है। दोस्तों यह भी जान लीजिए कि इसको कराने में जो सरकारी मशीनरी है लगातार जनहित में कार्य करने के बजाय चुनाव को कराने में बिजी रहती है। दोस्तों आपके नेतागण भी लगातार चुनाव के ही कार्यक्रम में बिजी रहते हैं, जनता के हित के कार्य नहीं करते हैं, जनता से राय नहीं लेते हैं, जनता के बीच पहुंच नहीं पाते हैं। साथ ही इसके साथ और एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि जो विकास के कार्य हैं, सरकार जब भी कोई विकास की योजनाएं लागू करती है या कोई बजट लेकर आती है, उस बजट को चुनाव को देखते हुए रोकनी पड़ती है। किसी बड़े प्रस्ताव को नहीं ला पाती है सरकार, या दोस्तों किसी बड़े योजनाओं को शुरू नहीं कर पाती है सरकार। इसी को ध्यान में रखते हुए कोशिश किया गया है कि एक साथ चुनाव करा लिए जाएंगे, 5 साल में एक बार चुनाव आएंगे और उस चुनाव के बाद पुनः सरकार अपने अपने कार्य में लग जाएंगे, जनता भी अपने कार्यों में लगी रहेगी। लेकिन दोस्तों इसका एक ड्रॉबैक जो काउंट कराए जा रहे हैं, जो गिने जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं विचारणीय प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो ये प्रश्न बन रहा है कि जनता की जो सक्रियता है चुनाव को लेकर वह कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि 5 साल पर एक बार आएगी चुनाव, जनता बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हुए नहीं अपने आप को पाएगी, तो कहीं ना कहीं उसकी धीरे धीरे सक्रियता समाप्त न हो जाए। दूसरी इसमें चुनौती यह है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कहीं राष्ट्रीय पार्टियां छोटी पार्टियों को ख़त्म करने की तरफ न बढ़ जाए, क्योंकि छोटी पार्टियां 5 साल पे एक बार चुनाव आएंगी। जैसे ही 5 साल पे एक बार चुनाव आएगा तो छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के सामने टिकने में समस्या खड़ी करेंगी या टिक नहीं पाएंगी। यह भी उनके लिए एक चुनौती होगी। दोस्तों इसमें एक और चुनौती यह है कि कहीं फेडरल सिस्टम तानाशाही सिस्टम की तरफ न बदल जाए, क्योंकि चुनाव एक बार होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के साथ जो तालमेल बनाकर चलती है, क्योंकि राज्य में बार बार चुनाव होने की स्थितियाँ बनती है, केंद्र और राज्य में तालमेल बनते हैं, या राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार हर साल चुनाव को देखते हुए एक ऐसे मूड में काम करती है जहां जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, जनता के विकास के कार्यों में बाधा न डाला जा सके, जनता के विकास के कार्य अनवरत होते रहे। दोस्तों कहीं ऐसा न हो कि 5 साल बाद चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए राजनेतागण भी 5 साल तक सुस्त होकर अपने अपने निजी कार्यों में बिजी हो जाएं और जनता के हित तो वहाँ बाधित होती जाए। तो दोस्तों ये जो भी तय किए गए हैं, जो भी हंगामे किए जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हंगामा सिर्फ करने का ही मकसद बन जाए, कहीं न कहीं यह मकसद से भटक जाए। एक शायरी इसी पर मुझे याद आ रही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो दोस्तों कहीं सूरत बदलने की कोशिश में केवल हंगामा ही हाथ न लगे, इस पर भी सरकार को नज़र रखनी होगी, हम सबको नज़र रखनी होगी। तो किसी का भी मकसद सूरत बदलने के लिए होनी चाहिए, किसी का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में आगे आपको बताऊं, आगे ये कह रहा है संवैधानिक और कानूनी पक्ष इसके क्या कहते हैं। तो संवैधानिक और कानूनी पक्ष ये कहते हैं कि भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में जो चुनाव के संदर्भ में जिन बातों का उल्लेख किया गया है
उसमें बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। दोस्तों, रिपोर्ट भी ये कहती है कि संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, इन सब में कुछ ना कुछ बदलाव करके ऐसे सिस्टम को डेवलप करने होंगे जो 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो बीच में कोई विधानसभा भंग होती है, उसके लिए चुनाव लोकसभा के साथ कैसे जोड़ा जा सके, कोई विधानसभा अगर बर्खास्त कर दी जाती है तो उसके लिए लोकसभा के साथ उसका टेन्योर कैसे जोड़ा जा सके। कभी कभी लोकसभा ही भंग हो जाए समय से पूर्व तो जिनका विधानसभा 5 साल के लिए निर्वाचित हुए हैं और लोकसभा ही पहले भंग हो जाएगी, फिर उस संदर्भ में क्या किया जाएगा। इन कई विषयों को चुनौती मानते हुए कई संशोधन में बदलाव करने की बात कही गई। दोस्तों, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पक्ष में संवैधानिक दृष्टिकोण से अवगत कराया है और ये माना है कि देश के हित में है। यह भी सुप्रीम कोर्ट और विधि आयोग भी इस पर अपनी राय दे चुका है, जिसे उन लोगों की तरफ से देश के हित में बताया गया है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, प्रस्तावित मॉडल जो कह रहा है, इस प्रस्तावित मॉडल में रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो प्रस्तावित मॉडल है उसमें कहा जा रहा है कि 82A नामक एक नया अनुच्छेद जोड़े जाएंगे और 324A नामक एक नया अनुच्छेद जोड़े जाएंगे। इस एकल मतदाता सूची में EPIC इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र बनाने की भी मांग की गई है। और एकल मतदाता सूची का मतलब ये हुआ दोस्तों, अब हमारे देश में चाहे पंचायत के लिए आप वोट डालने जाते हों या पार्लियामेंट के लिए वोट डालने जाते हों, आपके पास जो चुनाव ID बनेगी वो सिर्फ एक रहेगी। अभी की परिस्थितियों में क्या है कि आपके ग्राम पंचायत के लिए अलग चुनाव ID रहती है, पार्लियामेंट के लिए अलग चुनाव ID रहती है। इस सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए एक चुनाव ID बनाई जाएगी जो आप उस ID का उपयोग करते हुए पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के किसी भी चुनाव में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि भारत की सरकार के अंतर्गत जो चुनाव आयोग है उसका एक स्वतंत्र निकाय है चुनाव आयोग। मैं सरकार से अलग करते हुए आपको बता रहा हूँ। मैं बता दूं कि जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग, वह संसद और विधानमंडल का चुनाव कराती है, जबकि जो राज्य चुनाव आयोग है वह पंचायत और नगर निकाय का चुनाव कराती है। तो क्या यह दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे या दोनों की स्वतंत्रताएं जस की तस बनी रहेंगी और 100 दिन के भीतर जो दूसरे चरण के अंतर ग्राम पंचायत और नगर निकाय का चुनाव कराने की बात आ रही है वह ऐसे ही चलती रहेगी जैसे वर्तमान में चल रही है। इसको भी देखते हुए कई सुझाव रखे गए हैं। दोस्तों, इसके आंशिक रूप से 1 नेशन 1 इलेक्शन का मॉडल तैयार किया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि उसका उद्देश्य और लाभ क्या है। दोस्तों, लाभ तो मैं कहीं ना कहीं अपनी बातों में बताता रहा हूँ। थोड़े से उद्देश्य के संदर्भ में आपको मैं बात कर दे रहा हूँ। समय और धन की बचत होगी। फिलहाल एक साथ चुनाव कराने में जिस साल पहली बार चुनाव होगा दोस्तों, उस साल चुनाव के खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5 साल में एक बार और सभी का एक साथ चुनाव होने जाएंगे तो उसमें अतिरिक्त पैसे लगेंगे। लेकिन जो हर साल पैसे लगते हैं दोस्तों, हर साल जो पैसे बर्बाद होते हैं चुनाव कराने को लेकर, उसमें कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं समय और धन की बचत होगी, प्रशासनिक भार कम होगा। प्रशासनिक भार कम होगा, मैं यह इसलिए कह पा रहा हूं कि हर साल में 2 बार चुनाव कराने के लिए हर बार प्रशासन इन्वॉल्व रहती है ताकि ठीक ढंग से चुनाव हो सके। तो हर साल जो चुनाव होते हैं या 6 महीने में चुनाव होते हैं, जो प्रशासनिक लगातार सक्रियता दिखी जाती है, इसको लेकर जब 5 साल पे एक बार चुनाव होंगे तो प्रशासनिक भार कम होंगे और प्रशासनिक भार कम होने के साथ प्रशासन देश और लोगों के हित में काम करेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। नीतिगत स्थिरता आएगी दोस्तों। नीतिगत स्थिरता क्यों आएगी? क्योंकि जो देश में चुनाव को कराने के लिए बार बार नीतियों में बदलाव करने की बात आती है, कई बार सरकार जो अलग से नीतियाँ बनाती है, चुनाव आयोग अलग से नीतियाँ बनाती हैं, चुनाव आचार संहिता के दौरान अलग अलग प्रकार की नीतियाँ तय की जाती हैं, उन नीतिगत जो समस्याएं हैं उसमें भी स्थिरता देखी जाएगी, वो भी बार बार बदलने की स्थिति नहीं बनेगी। जन भागीदारी में वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम आपको बता रहे हैं कि जनता खूब ढंग से
इसमें भागीदार बनेगी, क्योंकि एक बार 5 साल में जब चुनाव आएंगे तो हो सकता है कि जनता बढ़ चढ़कर भाग भी ले सके, जनता की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात मेन पावर बहुत ज़्यादा लगाए जाएंगे, तो जनता कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भागीदार भी बनती हुई देखी जाएगी। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं प्रशासनिक एक तरह से सिस्टम में कहीं ना कहीं उसके अमली जामा जो लगातार चुनाव कराने में लगी रहती है, उस भार को कम किया जा सकता है। धन की बर्बादी को भी कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। जन भागीदारिता को भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हम लोग देख पाएंगे। महिला सशक्तिकरण का भी इसमें कहीं ना कहीं ख्याल रखा गया है, जिसमें महिलाओं को अधिक से अधिक जन भागीदारी का हिस्सा बनाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ चुनौतियाँ और कमियाँ क्या हैं ये मैं आपको काउंट करा दूँ। संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि संविधान को संशोधित करना। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया हूं, संविधान में संशोधन करने के लिए सरकार ने 129वां संविधान संशोधन लेकर आई है। अब देखना यह है कि आज भाजपा के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है, एनडीए के साथ वह सरकार चला रही है, तो क्या इस संविधान संशोधन को करने में सरकार सफल होगी या नहीं होगी, सरकार के सामने एक चुनौती है। लेकिन मैं यहाँ ये बता दूं कि यह जिसे हम साधारण संविधान संशोधन कहते हैं, जिसके लिए सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ती है, और सामान्य बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पास है, ऐसा माना जा रहा है। तो एक चुनौती है जो संविधान संशोधन की, उसे पार करना होगा सरकार को। राज्यों की स्वायत्तता, दोस्तों इसका ख्याल जरूर रखना होगा कि जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे के अंतर्गत कहीं न कहीं देश एकात्मक ढांचे की तरफ न बढ़ जाए, इसको भी सरकार को ध्यान रखना होगा कि हमारा संविधान देश के संवैधानिक व्यवस्था को इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है जिसमें राज्यों के लिए कुछ अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं और केंद्र के लिए भी अधिकार सुरक्षित हैं। इसलिए इन दोनों के अधिकारों में कोई जो है कि मतभेद न उत्पन्न हो जाए, एक दूसरे के साथ ये अधिकार टकराने न लगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखना भी सरकार के लिए एक चुनौती है। दोस्तों, इसमें लॉजिस्टिक की समस्या जो मैं काउंट करा रहा हूँ पहले भी, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां करनी होंगी, ये सरकार के सामने चुनौती है, चुनाव आयोग के सामने चुनौती है। राज्य और केंद्र के बीच व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी इस चुनाव को कराने से पहले, और तकनीकी तौर पर प्रशासनिक सुधारों को लागू करना होगा जल्दी जल्दी। इस अगर चुनाव को 2029 तक ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव 2029 तक करा लिए जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा कराने में सरकार सफल हो रही है तो जल्दी जल्दी प्रशासनिक सुधार भी करनी होगी, जल्दी जल्दी लॉजिस्टिक की व्यवस्था भी ठीक करनी होगी। सरकार के पास कम समय है, जब इस चुनाव को कराने में अगर 2029 में सरकार सफल होना चाहती है तो सरकार को इसके संदर्भ में बहुत सारे कार्य करने होंगे, यह भी सरकार समझ पा रही होगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इसको समझते हुए आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि हम जो व्यवस्था लेकर आए हैं उस व्यवस्था के अंतर्गत देश का भला हो, हम इस उम्मीद के साथ जरूर इसका समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देश हित में अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए तो मैं देश हित में इस प्रस्ताव को अच्छा समझ रहा हूं और लोक हित में भी इस प्रस्ताव को अच्छा समझ रहा हूं, क्योंकि जनता का के ऊपर जो खर्च आते हैं, जो सरकारी खर्च जिसे बाद में जनता से वसूला जाता है, जनता इस खर्च से मुक्त होगी और देश के पास पैसे बचेंगे जिस पैसे का उपयोग जनहित में किया जा सकता है। और बार बार चुनाव कराने से दोस्तों चुनावी प्रक्रिया बोरिंग सी हो जाती है, इससे भी हम बचा करेंगे। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है जहां इस प्रकार के चुनाव होते हैं, तो मैं बता दूं स्वीडन में बहुत पहले से इस तरह के चुनाव हो रहे हैं, इंडोनेशिया में इस प्रकार के बहुत पहले से चुनाव हो रहे हैं, जापान में इस प्रकार के चुनाव होते हैं, जर्मनी में इस प्रकार के चुनाव होते हैं। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव पहले से ही हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार वहां से कुछ सीख कर अपने देश में इसे लागू करने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों, यह भी एक प्रस्ताव है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं नहीं होता है, दुनिया के कई देशों में इस प्रकार के चुनाव प्रक्रिया को जारी रखा जाता है। अब दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं कि सरकार कहीं ना कहीं जो मकसद लेकर आई है वो देश हित में हम सबने यह बात मान लिया,
तो सरकार क्या 2029 में यह चुनाव कराने में सफल होगी, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके बारे में कोई हमारे पास आंसर नहीं है। ना उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास भी कोई आंसर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सिस्टम को बदलकर एक नए सिस्टम की तरफ चलना सरकार के लिए एक चुनौती है। फिलहाल मैं यहाँ 2-3 बात आपको और काउंट करा दूं दोस्तों। ये है कि ऐसा नहीं कि इस देश में एक साथ पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं या होंगे। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि देश में 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव और 1962 का, ये सभी चुनाव दोस्तों एक साथ ही पहले होते थे। दोस्तों आज़ादी के बाद जब देश में चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। जनसंख्या उस समय कम थी, सिस्टम उस समय छोटा था और आसानी से हो भी जा रहा था। यह प्रक्रिया इस तरह से बाधित हो गई क्योंकि जब देश में विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे, विधानसभा जल्दी जल्दी भंग होने लगे, तो लोकसभा के साथ उसका एक साथ चुनाव होना संभव नहीं हो सका। इसीलिए यह प्रक्रिया उस समय से लगातार नहीं चली आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि अब बड़ी व्यवस्थाओं के बावजूद भी, बड़ी आबादी के बावजूद भी, बड़े मतदाता के बावजूद भी इसे कैसे पुनः पहले जैसे प्रक्रिया के अंतर्गत हम आगे बढ़ सकें, पुनः पहले जैसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकें, इसीलिए उन चुनौतियों को समझते हुए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिएगा और आपका सुझाव जरूर आए। मैं इस बात के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा सुझाव हमारे पास आते रहेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।